गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ नंबर 2 भारत के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत अब तक हमने पढ़ लिया उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय, उत्तर का मैदान, और हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, जिसके अंतर्गत एक हिस्सा या एक भाग हमने पढ़ लिया था मध्य की उच्च भूमि या पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, उससे संबंधित आपके जो सवाल थे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। आज जो हम चालू कर रहे हैं उसका है जो सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं पठार। पठार पठार होता क्या है? भूमि का वह हिस्सा जो थोड़ा ऊंचा उठ जाता है वो पहाड़ी या पठार के रूप में होता है। लेकिन हम कौन कौन से पठार पढ़ेंगे आज उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम एक एक पठार का डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कक्कर का लावा पठार। दूसरा हम पढ़ेंगे मेघालय या शिलोंग का पठार। उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। इसी के जो 3 भाग करेंगे हम, उसमें एक आएगा बुंदेलखंड का पठार, दूसरा आएगा बघेलखंड का पठार, और तीसरा आएगा इसमें हाड़ौती का पठार। इसके साथ ही हम और भी पठार पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे 5वें नंबर पर दंडकारण्य का पठार, उसके बाद आप पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार, और उसके बाद आप पढ़ेंगे कर्नाटक व मैसूर का पठार। भारत में जो ये 3 जो पठार है इनके बारे में विशेष पढ़ेंगे। बाकी पठारों की तो हम सिर्फ लोकेशन ही देखेंगे, क्योंकि जो आपकी जो क्लास है उसके अंतर्गत इनके सिर्फ नाम ही दिए हुए हैं और इनके प्रदेश बताए गए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए, तो वो जानकारी के लिहाज से ही मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे जो हैं इस पठारों में से आपके यहाँ है भी नहीं किताब में, तो आप ये मत समझना कि सर कोई गलत पढ़ा रहे या ज्यादा पढ़ा रहे। ये सिर्फ हमारे भारत के जो मेन पठार है उनके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी प्रायद्वीप के भारत के मेन पठार। इनके अलावा भी बहुत सारे पठार है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते कम से कम इनकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। इनको उतार दो, फिर मैं नक्शे के अंदर एक बताऊंगा। आप लोगों ने उतार दिया होगा, ये मैं हटा देता हूं। अब अपन एक पढ़ेंगे सबसे पहले दक्कन का लावा पठार। जब आप नक्शे में पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही इसके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा।
इसे कभी कभी दक्कन का पठार भी बोलते हैं। इसे ही दक्कन का लावा पठार भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये है आपके प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा। यहां पर ये दक्कन का पठार है। इसकी जो स्थिति है वो 3 राज्यों में है। एक है आपके गुजरात, यहाँ लिख देता हूँ इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, ये जो आपका पठार हो गया, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपके तेलंगाना हो गया। इसके बाद में जो आप देखेंगे इसके अंतर्गत इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, ज्वालामुखी के लावे से। किस समय हुआ, तो जो हमने ज्योग्राफिकल कालखंड या भूगोलीय कालखंड में समय को बांटा था, तो उसमें एक समय था क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग, ये जो क्रिटेशियस युग है ये है जुरासिक युग के बाद का। जुरासिक युग कौन सा है, जिसमें डायनासोर होते थे। ठीक है, ये उसके बाद का युग है, ऐसा कहते हैं। क्रिटेशियस युग में ही जो ज्वालामुखियां फटी, उनसे जो तप्त लावा निकला, उसी से क्या हुआ, डायनासोरों का अंत भी हुआ। लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये जो पठार है किससे बना है, लावे से बना है। ठीक है, इसके लावे से बना है, ज्वालामुखी के लावे से बना है। कौन से युग में बना है, क्रिटेशियस युग में बना है। और कैसा है, दरारी उद्गार वाला पठार। ये बेटा एक टेक्निकल शब्द है, इसको समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, वो मैं यहां बता देता हूं आपको। यह है आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे दाब और ताप दोनों बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दाब और ताप बढ़ेगा, जो कमजोर चट्टानें हैं वो क्या होंगी, पिघल जाएंगी। क्या होंगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। किस रूप में, मैग्मा के रूप में। यह आपकी पृथ्वी है। जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे दाब और ताप दोनों बढ़ेंगे, और जैसे दाब और ताप बढ़ेंगे तो ये मैग्मा क्या होगा, पिघल जाएगा। और ये मैग्मा एक बैंड के सहारे पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेगा। और इस जगह जहां से ये निकलेगा इसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। इस क्रेटर के माध्यम से ये लावा निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। और जब ये लावा ठंडा होता है तो 2 चीजों का निर्माण होता है, या तो बनते हैं पहाड़ या बनते हैं पठार। ठीक है, अब ये जो ज्वालामुखी है ये बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है केंद्रीय उद्गार वाली, और दूसरी होती है आपके दरारी उद्गार। जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था
इस जगह बता देता हूँ कि पृथ्वी जब प्लेटों के माध्यम से गति करती है, जब वो आपस में नजदीक आती है, अभिसारी होती है या अभिसरण की गति करती है, तो ये आपस में टकराती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती है, तब तो आता है आपके भूकंप वाली स्थिति होती है। क्या होती है? भूकंप की स्थिति। और एक दूसरी स्थिति होती है जिसको आप बोलते हैं अपसरण। इसमें क्या होता है, पृथ्वी से जो प्लेटें हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं, बहुत धीरे धीरे गति से एक दूसरे से दूर होती जाती है, और उस समय जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो वेंट नहीं बना पाता और वो सीधा ही दरारी उद्गार के रूप में निकलता है। ठीक है, और वो जो लावा होता है वो थोड़ा पतला होता है और वो किस रूप में बन जाता है, पहाड़ या पर्वत के रूप में। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। और संसार में बहुत सारे जगह हैं जहां पर दो प्रसिद्ध पठारों के नाम मैं बता देता हूं, जो भी ज्वालामुखी दरारी उद्गार से बने हैं, वो आप लिख सकते हैं। एक मिला अमेरिका में कोलंबिया का पठार, ये भी कैसा है बेटा, दरारी उद्गार वाला। दूसरा है ब्राजील के अंदर, ब्राजील का पठार, ये भी कैसा है, दरारी उद्गार वाला है। यहाँ पर जो बच्चों को एक समस्या आती है वो ये बोलते हैं कि जो ज्वालामुखी के जो लावे से जो मिट्टी बनती है वो कैसी बनती है, काली मिट्टी बनती है और कपास के लिए उपयुक्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लावा निकलता है वो दो फॉर्म में निकलता है या दो तरह का होता है। एक होता है अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय। ये आपने विज्ञान में पढ़े होंगे अवर और क्षारों के बारे में। तो जो अम्लीय लावा निकलता है वो तो बनाता है आपके लाल और पीली मिट्टी, कौन सी, लाल और पीली मिट्टी का निर्माण करता है। और जो ये क्षारीय लावा है ये करता है आपके काली मिट्टी का निर्माण। अब इसकी एक विशेषता और है, यह जो दक्कन का लावा पठार है ये संपूर्ण प्रायद्वीप में 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मैंने आपको बताया था 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सारा प्रायद्वीपीय है, और उसमें से भी 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, आपका दक्कन का लावा पठार है। तो आप समझ गए होंगे कि ये भारत के बहुत बड़े हिस्से में है, या प्रायद्वीपीय भारत के बहुत बड़े हिस्से के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत आप इसे उतार लीजिए तो मैं आपको एक बात समझा दूंगा। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब आपको देखना है कि सबसे पहले दक्कन का लावा पठार, इसकी जो स्थिति है वो गुजरात से चालू होती है, उत्तर में, दक्षिण में महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना में स्थित है। मतलब भारत के 3 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कैसा पठार है, ज्वालामुखी से बना है। कौन से युग में बना है, क्रेटेशियस युग में बना है। इस युग की विशेषता क्या है, इस युग में जितने भी पर्वत पठार बने वो कैसे बने, दरारी उद्गार वाले पठार बने। ठीक है, तो क्या भारत के अलावा भी दरारी उद्गार वाले पठार है? हाँ है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 के नाम लिखे यहाँ पे। एक अमेरिका का कोलंबिया का पठार, दूसरा ब्राजील का पठार। तीसरी बात है कि ये जो स्थिति है इसकी, यहाँ पर जो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इस इतने एरिया में ये जो है फैला हुआ है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है बेटा, काली मिट्टी है।
काली मिट्टी होने के कारण ये क्या है, कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ये हो गया आपका दक्कन का पठार। इसके बाद जो हम पठार लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पर मेघालय का पठार। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं ताकि अपन मेघालय के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। आपका क्या यहाँ पर दूसरा नंबर मेघालय का पठार। इसका जो विस्तार है वो मेघालय में और आसाम में है। कहाँ है इसका विस्तार? मेघालय और कुछ हिस्सा आसाम का। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे शिलोंग का पठार बोलते हैं। असम के अंदर इसे कार्बी एंगलोंग का पठार, या इसे वहां पर कार्बी एंगलोंग का पठार बोलते हैं। कोई लोग इसे उत्तर कचार की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मेघालय के पठार है। इस पठार की विशेषता है यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जो 3 पहाड़ी कौन कौन सी है? गारी, खासो और जयंती। ठीक है, और ये कैसी है? पीक नुमा। ये पहाड़ी कैसी है? यहाँ लिख देता हूं, पीक नुमा पहाड़ी है। अब इन पहाड़ियों की क्या विशेषता है या मेघालय के पठार की क्या विशेषता है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप उतार लेना और उसके बाद मैं वापस आपको समझा दूंगा। जब ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, आपको मालूम है सबको ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून कहाँ जाता है? मेघालय के पठार की तरफ जाता है, तो क्या करता है? ये गारी, खासो और जयंती की पहाड़ियों से टकराता है, और यहाँ पर ये जो गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी पर टकराता है, तो जो खासी की पहाड़ी है, इस जगह क्या होता है? इस जगह संसार के सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान बनते हैं, एक मासिनराम और दूसरा चेरापूंजी। ठीक है, यही इस पठार की विशेषता है कि यहाँ पर संसार की या विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन सी पहाड़ियों में? गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी। ये किसकी विशेषता है? मेघालय के पठार की या शिलांग के पठार की। आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक बार वापस समझा दूंगा। उतार लिया होगा आपने। तो ये मेघालय का जो पठार है बेटा, मेघालय के और असम में स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय और असम में। आतंकवाद बोलते हैं उसे,
वहां पर स्थित है। इसी पठार के अलग नाम है, शिलोंगा पठार, कार्बी एवलोंगा पठार, कार्बी एवलोंगा पठार या उत्तर की कचार पहाड़ी। इस जो मेघालय के पठार की जो विशेषता है, इसमें 3 पहाड़ियां स्थित है जो कि आकार की है, आपके कीट नुमा है। कीट देखिए ना आपने, इस तरीके की है, और ये कीट नुमा होने के कारण ये जो वर्षा को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी ऊंचाई भी है, और इन जो पहाड़ी है तीन, इनका नाम है गारो, खासी और जयंती। ठीक है, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून ऊपर उत्तर की ओर बढ़ता है तो पूर्व में जाकर ये गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों से टकराता है। जब ये गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी से टकराता है तो जो खासी की पहाड़ी है इसके अंतर्गत ये सर्वाधिक वर्षा करता है, और जब ये वहां सर्वाधिक वर्षा करता है तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान बनते हैं। एक का नाम है मासिनराम और दूसरे का चेरापूंजी। कोई कोई इसे मौसिनराम भी बोलते हैं, कोई कोई इसे मौसिनराम भी बोलते हैं। अब इसमें एक चीज बता दूं कि कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि भारत का सर्वाधिक या विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी है। कभी आपने पढ़ा होगा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम या मासिनराम है। तो मैं ये बता दूं कि जब हमारे यहाँ प्रति साल में वर्षा का माप होता है, उस माप के आधार पर हम इस चीज का निर्धारण करते हैं कि कहां पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा हुई या कितने इंच बरसात हुई, और उस बरसात के आधार पर हम मौसिनराम और चेरापूंजी जहां पर भी बरसात ज्यादा होती है वह प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश के रूप में आ जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मौसिनराम ही सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। तो आप समझ ही गए मेघालय का पठार कहाँ पे है, मेघालय और आसाम में है। शिलोंग का पठार, एलपी कार्बी एवलोंग का पठार या कार्बी एवलोंग का पठार या उत्तर कचार की पहाड़ियां इसे बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें 3 पहाड़ियां हैं, और वो 3 पहाड़ी कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी है। और इन गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी में मासिनराम और चेरापूंजी ये 2 स्थान हैं जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब मैं इसको हटा देता हूं, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। जगह की वजह से मैं यहाँ बना देता हूँ, कभी थोड़ा सा इसकी सीख नहीं आएगा, है ना, झारखंड के अंतर्गत है वो। अब आप देखिए, ये है छोटा नागपुर का पठार, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस पठार की जो विशेषता है, इस जो पठार की जो विशेषता है, इस पठार को भारत का रूर प्रदेश क्या बोलते हैं। पहली जो विशेषता है इसकी, भारत का रूर प्रदेश। दूसरा इसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर। ठीक है, ये है आपके छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से जो दामोदर नदी निकलती है तो इस पठार को जब वो बंगाल की तरफ जाती है तो 2 भागों में बांटती है। तो एक जो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हजारीबाग का पठार
और दूसरा हिस्सा होता है इसका रांची का पठार। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए रांची का पठार, रांची का पठार, और यहाँ पर है आपके हजारीबाग का पठार। और इसे पूरे को क्या नाम दिया है हमने? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब मैंने आपको तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई, अब वहां पर चलते हैं। क्या है? भारत का रूर प्रदेश। अब ये रूर क्या है बेटा? ज्योग्राफी के अंतर्गत हम संसार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। कौन से औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में? जो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, और जहां पर उद्योग बड़ी मात्रा में लगाए हुए रहते हैं। तो उसको समझाने से पहले या रूर प्रदेश को समझाने से पहले आप उनको बता दीजिए, ताकि मैं क्या है इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा, ताकि आपको भी जब मैं लिखूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। फटाफट डाल दो। उतार लिया? मैं इसको यहां से हटा देता हूं, फिर जब वापस अपने को आवश्यकता होगी अपन वापस इस नक्शे को बना लेंगे। नहीं देते हैं, हजारीबाग रांची का पठार हमने लिख ही दिया। अब है रूर प्रदेश। तो रूर प्रदेश क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। कहां पे है? जर्मनी में है। जर्मनी के अंतर्गत रूर की घाटी है, जहां पर लोहा व कोयला मिलता है। कहां पे है? राइन नदी के किनारे। राइन नदी के किनारे। देखो बेटा, रूर क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है या औद्योगिक प्रदेश है। कहां पे है? जर्मनी में है। रूर की घाटी है, वहां पर क्या लोहा व कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और कहां पर है ये? राइन नदी के किनारे। ठीक है, उसी प्रकार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दामोदर नदी के साथ साथ क्या है? छोटा नागपुर की पहाड़ियां है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ भी लोहा व कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस कारण और यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है, इसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। फिर दूसरा है आपका खनिजों का अजायब घर। अजायब घर किसे कहते हैं? कभी आप अजायब घर गए हैं? हाँ, अजायब घर एक ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न प्रकार के सामान देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? जो रांची में छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पर भी क्या होता है? यहाँ भी हमें बहुत सारे तरह के खनिज मिलते हैं। क्या है? पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। और बहुत सारे खनिज मिलने के कारण क्या कहते हैं? इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप बता लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं।
सॉरी यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, ये है झारखंड। क्या है बेटा? झारखंड। छत्तीसगढ़ नहीं है, ये क्या है? झारखंड है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पर है? झारखंड के अंतर्गत। ठीक है, मैं वापिस यहाँ समझा देता हूँ। छोटा नागपुर का पठार है, किस जगह है? झारखंड के अंतर्गत है। दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी जो छोटा नागपुर से निकलकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है या बंगाल की तरफ जाती है। वहां पर ये क्या करती है? गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो दामोदर नदी है, इसे दो भागों में बांटती है। एक हजारीबाग का पठार और दूसरा रांची का पठार। कहां पे हो गया? झारखंड। इसे हम भारत का रूस प्रदेश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जो रूस प्रदेश है वो क्या है? एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो कहां पर है? जर्मनी की रूस घाटी में है, जहां पर लोहा व कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण और राइन नदी का जो पानी उसे उपलब्ध है, इसके कारण वो क्या है? एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन गया। क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में लोहा और कोयला उद्योगों के लिए जीवन दान है। ठीक है, उसके बाद है खनिजों का अजायब घर। तो पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं। तो आप आज आपने 3 पठारों के बारे में पढ़ा, तो उनके बारे में मैं वापस से आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। हमने अभी 3 पठारों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा दक्कन का लावा पठार। दूसरा हमने पढ़ा मेघालय का पठार। और तीसरा हमने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये जो है ये कहां पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कैसा है? दरारी उद्गार वाला पठार है, काली मिट्टी है, कपास के लिए उपयुक्त है। दूसरा पठार हमने मेघालय का पठार। ये कहाँ पे है? मेघालय और असम में। इसे मेघालय में शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार और असम में कार्बी एंडोंग का पठार बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे है? झारखंड में है और इसे भारत का रूस प्रदेश बोलते हैं क्योंकि ये भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद में हमने बताया कि दामोदर नदी इसे 2 भागों में बांटती है। तो पहला भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार और जो दूसरा भाग है वो कहलाता है रांची का पठार। अगली जो बात है ये क्या है? ये जो है खनिजों के अजायब घर के नाम से भी विख्यात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तरह के खनिज हमें मिलते हैं। ठीक है, ये 3 जो पठार हमने पढ़े, बाकी के जो 3 पठार हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको दक्कन के लावा पठार से, मेघालय के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।